हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या होता है और इसमें कितने टाइप का साइकोमेट्रिक प्रोसेस है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज़ साइकोमेट्रिक प्रोसेस। तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस जो ह्यूमन कंफर्ट के लिए, एयर को ह्यूमन कंफर्ट के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जैसे इंडस्ट्री में कोई भी बल्ब वगैरह जो ऑटोमाइजेशन करता है या ऑटोमेटिक कंट्रोल किसी भी सिस्टम को अगर करने के लिए, हम लोग जो न्यूमेटिक कंट्रोल के बारे में तो आप पढ़े होंगे। तो जो न्यूमेटिक कंट्रोल वगैरह के लिए जो हम लोग को एयर को कुछ कंडीशन लगा करके उसका प्रॉपर्टीज़ को, जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब में कुछ चेंज करके, कुछ प्रभाव डाल करके हम लोग जो चेंज करके यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। जिस माध्यम से हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस को चेंज करते हैं उसको साइकोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं। ये आइदर आप ह्यूमन कंफर्ट के लिए करें या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करें, इट डिपेंड ऑन यू। मतलब आप किसी भी पर्पस के लिए जो एयर में कुछ कंडीशन डाल करके उसका साइकोमेट्रिक प्रोसेस को चेंज करके हम लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी उसका जो इस्तेमाल करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। और जो साइकोमेट्रिक प्रोसेस कितना टाइप का होता है वो भी अब आज हम लोग देखेंगे कि 7 टाइप का साइकोमेट्रिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस का डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू कंडीशन एयर में कुछ कंडीशन लगा करके, जैसे एयर कंडीशनिंग आप पढ़े होंगे, एयर कंडीशनिंग सुने हैं ना। एयर कंडीशनिंग मतलब आप एयर में कुछ कंडीशन डाल करके उसका साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो है, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू कंडीशन एयर फॉर ह्यूमन कंफर्ट और टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कि इंडस्ट्रियल का जो प्रोसेस है, इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला प्रोसेस हो, कोई भी बल्ब हो, है ना, कोई भी न्यूमेटिक कंट्रोल डिवाइस हो, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इन सबको कंट्रोल करने के लिए तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एयर में कुछ कंडीशन डाल करके उसका प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो द प्रोसेस अफेक्टिंग द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर आर कॉल्ड साइकोमेट्रिक प्रोसेस। द प्रोसेस अफेक्टिंग द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर को अफेक्ट करेगा उसको हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, साइकोमेट्रिक प्रोसेस बोलेंगे। द इम्पॉर्टेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेस आर, जो कुछ इंपॉर्टेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेस है, जैसे कि मिक्सिंग ऑफ एयर स्टीम, सेंसेबल हीटिंग, सेंसेबल कूलिंग, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हम लोग हर एक के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है ना। जैसे पहला है आपका मिक्सिंग ऑफ एयर स्टीम, कि मान लीजिए कि हमारे पास, देखिए हम लोग अभी मिक्सिंग ऑफ एयर स्टीम देख लेते हैं। मिक्सिंग ऑफ एयर स्टीम, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन में जाएंगे। मिक्सिंग ऑफ एयर स्टीम में क्या होता है कि यहाँ से भी एयर आ रहा है, यहाँ से भी एयर आ रहा है, इन दोनों को मिक्स होकर के इधर से निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से जो एयर आ रहा है वो मास है, m1 मास है, w1 क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, h1 क्या है, इंथैल्पी। सिमिलरली m2 मास, w2 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड h2 क्या है, इंथैल्पी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, m क्या है, मास ऑफ ड्राई एयर, w क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, h क्या है, इंथैल्पी है। तो इस तरह से m, w और h है, ठीक है ना। तो यहाँ से m, w और h आ रहा है, यहाँ से भी m, w और h आ रहा है, किसका, एयर का है, एम डब्ल्यू एच दिया हुआ है, इधर से दोनों मिक्स होकर के इधर निकल रहा है। इसका मास कितना होगा, m3 होगा, w3 होगा और h3 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि m1 मास आ रहा है इधर से, m2 मास आ रहा है इधर से, तो मिक्स होने के बाद जो m3 बना वो m3 किसके इक्वल होगा, m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। तो m3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 3 इक्वेशन बनाएंगे अभी हम लोग, लेकिन उससे पहले मिक्सिंग ऑफ एयर स्टीम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मिक्सिंग ऑफ एयर स्टीम इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग। जो एयर कंडीशनिंग है उसमें हम लोग मिक्सिंग ऑफ एयर का मिक्सिंग बहुत ही फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार यूज़ होने वाला है ना, लगातार यूज़ होने वाला चीज़ है। दिस मिक्सिंग नॉर्मली टेक प्लेस विथआउट द एडिशन और रिजेक्शन ऑफ आइदर हीट और मॉइस्चर। इसमें ना तो हीट का एडिशन होता है ना तो रिजेक्शन होता है, ठीक है, और मॉइस्चर का भी एडिशन होगा ना तो रिजेक्शन होगा। दैट इज़ एडियाबेटिकली एंड एट कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट।
डेट इज़ एडियाबेटिकली, मतलब हीट का एडिशन नहीं होगा, इसका क्या मतलब है कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो डेट इज़ एडियाबेटिकली एंड एट कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट, और उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो क्या होगा, वो मॉइस्चर कंटेंट कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग का मिक्सिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग समझ में आ गया है कि ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाला है एयर कंडीशनिंग में। इसमें हम लोग जो मिक्स करते हैं वो उसमें ना तो हीट का एडिशन होता है ना तो रिजेक्शन होता है, ठीक है ना। और इसमें जो मॉइस्चर है वो भी कांस्टेंट होता है, इसमें जो मॉइस्चर है वो भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3 होगा, और m1w1 प्लस m2w2 इज इक्वल टू m3w3 कि मास और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो प्रोडक्ट है इन सब का सम जो होगा वो भी इक्वल होगा। अगर हम लोग इंथैल्पी को देखेंगे तो m1h1 प्लस m2h2 प्लस m3h3 भी इक्वल होगा, ये कंडीशन भी फुलफ़िल करेगा। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 ये तीनों क्या होगा, फुलफ़िल होगा। अगर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 सिर्फ लेंगे, 1 और 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा कि m1w1 प्लस m2w2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2w3। तो वो किसके बराबर होगा, जैसे यहाँ m3 के बदले क्या पुट कर देंगे, m1 प्लस m2, ठीक है ना। जैसे ये वाला सेकेंड इक्वेशन को हम लोग लिख रहे हैं, देखिए m1w1 m1w1 m2w2 m2w2 इज इक्वल टू m3 के बदले क्या लिख देंगे, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 लिख दिए, और यहाँ पे w3 था तो w3 ही रह जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि w3 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे और w3 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जैसे देखिए w3 को m1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, m1w1, m2 को w3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2w3, तो यहाँ पे m1w1 प्लस m2w2 हो जाएगा, ओके। तो m1w1 यहाँ पे रहेगा और m1w3 को उठा के इधर ले आइए, तो m1 बाहर आ गया और w1 माइनस w3 इज इक्वल टू m2 बाहर आ गया, w3 माइनस w2 हो जाएगा। तो m1 बाई m2 कितना हो जाएगा, m1 बाई m2 कितना हो जाएगा, w3 माइनस w2 बाई w1 माइनस w3। तो w3 माइनस w2 बाई में w1 माइनस w3 हो जाएगा। तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू w3 माइनस 2 बाई w1 माइनस w3, ओके। तो ये हो गया ये कंडीशन। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 3 को यूज़ करेंगे तो सिमिलरली इक्वेशन 1 एंड 3 को जैसा हम लोग 1 और 2 को सॉल्व किए थे, सिमिलरली 1 एंड 3 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे m3 के बदले क्या पुट करेंगे, m1 प्लस m2 पुट करेंगे, ठीक है ना। m3 के बदले क्या पुट करेंगे, m1 प्लस m3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 एंड 1 को यूज़ करने के बाद जो m1h1 प्लस m2h2 इज इक्वल टू m3h3 था, इक्वेशन नंबर 3 था ये वाला, तो m3 के बदले m1 प्लस m2 डाल देंगे। m1 प्लस m2 जैसे ही डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, m1h1 इधर आ जाएगा और यहाँ से m1h3 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो m1 बाहर आ गया, h1 माइनस h3, यहाँ पे m2, यहाँ भी m2 है और यहाँ भी m2 है, दोनों बाहर निकाल दीजिए, h3 माइनस h2 हो जाएगा, ये h2 इधर आ गया। तो यहाँ से भी हम लोग m1 बाई m2 का रेशियो निकाल सकते हैं, जो h3 माइनस h2 बाई h1 माइनस h3 हो जाएगा, h3 माइनस h3 माइनस h2 बाई h1 माइनस h3, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला, हम लोगों को देखने के लिए मिला कि m1 बाई m2 जब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के टर्म में हम लोग निकाल रहे थे तो w3 माइनस w2 बाई w1 माइनस w3 हुआ, ठीक है ना। w3 माइनस 2 बाई w1 माइनस 3, आप देखिए यहाँ पे आपका यही आया है, w3 माइनस w2 बाई w1 माइनस w3, ठीक है ना, m1 बाई m2। और h1 के टर्म में, h के टर्म में, इंथैल्पी के टर्म में h3 माइनस h2 बाई में h1 माइनस h3 आया है, यहाँ पर भी आपका यही आया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर द मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम, कि अगर कोई एयर स्टीम मिक्स होगा तो उस टाइम में आपको ये कंडीशन को अप्लाई करना होगा। और इसमें से आपको जो भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मान लीजिए दो जगह का दिया हुआ है, जैसे W1 और W2 दिया हुआ है और इंटरमीडिएट W3 आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे हम लोग मिक्स करेंगे, है ना, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसको कर्व में अगर हम लोग दिखाएंगे साइकोमेट्रिक कर्व में, तो W1 मान लीजिए यहाँ पे है, W2 यहाँ पे है, तो W3 कहाँ पे होगा, वो इंटरमीडिएट में होगा, W1 W2 के बीच में कहीं होगा, है ना, W1 और W2 के ही बीच में कहीं होगा, तो यहाँ W3 मिलेगा आपको देखने के लिए, W3।
और यहाँ पे देख रहे हैं कि W1 ग्रेटर होगा W3 से और W3 बड़ा होगा किससे, W2 से। तो हम लोग को जब हम लोग ये वाला गैप W1 और W3 के बीच का गैप निकालना चाहेंगे तो W1 में से क्या घटाना होगा, W3। तो देखिए W1 में से W3 घटाना पड़ा, और जब W3 और W2 के बीच का गैप निकालना होगा तो W3 में से 2 को घटाना होगा, तो 3 में से 2 को घटा करके ऊपर में लिखा गया है। तो इसको भी आपको पॉजिटिव वे में लिखना है, W3 माइनस W2, और W1 और W3 को भी आपको पॉजिटिव वे में लिखना है, तो W1 माइनस W3। सिमिलरली अगर हम लोग हीट के टर्म में मतलब इंथैल्पी के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो इंथैल्पी H1 यहाँ पे होगा और H2 यहाँ पे होगा। H1 इज़ ग्रेटर देन H2 एंड H3 इज़ ग्रेटर देन H2। तो हम लोग जब H1 और H3 के बीच में गैप निकालना चाहेंगे तो H1 में से H3 को घटाएंगे, और जब H3 और H2 के बीच में गैप निकालना चाहेंगे तो H3 में से H2 को घटाएंगे, ठीक है ना, ये वाला। तो ये टर्म आप H के टर्म में जो यहाँ लिखा हुआ है H3 माइनस H2 बाई में H1 माइनस H3, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली फार्मूला को याद रख सकते हैं, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम में आपको यही जानना था कि जब कोई दो स्ट्रीम दोनों का मास, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और इंथैल्पी अलग अलग होगा तो उस टाइम में दोनों मिक्स होने के बाद जो नया आपको मिक्सचर बनेगा उसका मास m3 होगा, और उसका मास किसके बराबर होगा, m1। उसका मास जो होगा वो मास m1 और m2 के सम के इक्वल होगा, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो अभी हम लोग देखे थे इक्वेशन कि m1W1 प्लस m2W2 इज इक्वल टू m3W3 होगा। सिमिलरली हम लोग इंथैल्पी के टर्म में m1H1 प्लस m2H2 इज इक्वल टू m3H3 होगा। ओके, इसके बाद हम लोग सेंसिबल हीटिंग के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज़ सेंसिबल हीटिंग। तो सेंसिबल हीटिंग क्या होता है कि व्हेन एयर पासेस ओवर ए ड्राई सरफेस, ठीक है। सेंसिबल हीटिंग क्या है, हम लोग पहले सेंसिबल हीटिंग को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये सेंसिबल हीटिंग है क्या। मान लीजिए कि आप क्या कीजिए कि आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है ना, ट्यूब है। आप उस ट्यूब में, जैसे मैं यहाँ फिगर बनाया हूँ, देखिए यहाँ पे एक ट्यूब है, ये आपका ट्यूब है। इस ट्यूब में मान लीजिए एयर यहाँ से इनलेट हो रहा है, इनलेट एयर, देखिए यहाँ से इनलेट एयर है, ये है आउटलेट एयर जो बाहर निकल रहा है, और यहाँ से ये है हीटिंग कॉइल जो क्या कर रहा है, इस ट्यूब को गर्म कर रहा है, ट्यूब का जो सरफेस है उसको गर्म कर रहा है। यहाँ पे एक हीटिंग कॉइल है जो इस सरफेस को हीट कर रहा है, ये जो ट्यूब है ट्यूब का सरफेस को हीट कर रहा है। तो जब कोई भी एयर यहाँ से इंटर होगा तो इसका टेम्परेचर होगा कुछ, मान लीजिए TDB, मतलब ड्राई बल्ब है तो T1 है, मान लीजिए ड्राई बल्ब T1 है यहाँ पे। जब वो यहाँ से पास करेगा तो ये है ड्राई बल्ब 3, इसको हम लोग ड्राई बल्ब 3 इसको नाम दिया गया। यहाँ पे ड्राई बल्ब 2 है, ठीक है। तो जब यहाँ से इंटर करेगा तो इसका सरफेस का कुछ टेम्परेचर है, तो ये अपना हीट किसको दे देगा, एयर को दे देगा। जब एयर इसका हीट को ले लेगा तो इसका क्या होगा, कुछ टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और जो यहाँ पे मिलेगा उसका वो टेम्परेचर होगा TDB2, है ना। TB2 यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, तो ये जो टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या, जितना टेम्परेचर इसका है इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये जो सरफेस है, सरफेस एयर को हीट देगा। कब देगा हीट, जब सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब तो हीट देगा एयर को। अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर ही हीट दे देगा सरफेस को। मतलब हीट जो है वो ऑलवेज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर जाएगा ना। तो अगर हम लोग का सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो एयर को हीट देगा, और जब एयर को हीट देगा तो एयर क्या करेगा, एयर उस हीट को ले लेगा और उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और हम लोग को T ड्राई बल्ब 2 मिलेगा आउटलेट एयर में, ठीक है। आउटलेट एयर में हम लोग को T ड्राई बल्ब 2 मिलेगा, T ड्राई बल्ब 2 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को T ड्राई बल्ब 2 मिलेगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही ये जो टेम्परेचर है 3, क्या ये सारा हीट इसको दे देगा एयर को, नहीं, बिल्कुल नहीं, सारा हीट तो कभी नहीं दे पाएगा। तो मतलब जो ड्राई बल्ब 1 है ये भी इससे क्या है, छोटा ही है। मतलब ये सरफेस का टेम्परेचर बड़ा होगा, और ये जो सरफेस का टेम्परेचर है वो इससे भी बड़ा होगा, T ड्राई बल्ब 2 से भी बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये सारा हीट एयर को नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो ये किससे बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन कि सेंसिबल हीटिंग क्या होता है। कि व्हेन एयर पासेस ओवर ए ड्राई सरफेस, जब कोई एयर एक ड्राई सरफेस से पास करेगा विच इज़ एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर, कि जैसे जब कोई एयर को पास कर रहे हैं, कहाँ से, ड्राई सरफेस से पास कर रहे हैं। अभी मैंने बताया ड्राई सरफेस से पास कर रहे हैं,
विच इज़ एट टेम्परेचर ग्रेटर देन इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और इसका जो टेम्परेचर है सरफेस का वो बड़ा होना चाहिए, इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर से बड़ा होना चाहिए। इट अंडर गो सेंसिबल हीटिंग, तब जा करके वो सेंसिबल हीटिंग हो पाएगा, है ना। इट मीन्स एयर मस्ट बी पासिंग थ्रू द हीटिंग कॉइल लाइक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग कॉइल और स्टीम कॉइल। मान लीजिए कि ये किस तरह से होगा, इसका क्या मतलब है कि एयर को कहाँ से पास होने पड़ेगा, मस्ट बी पासिंग थ्रू द हीटिंग कॉइल, उसको कहाँ से पास होना पड़ेगा, हीटिंग कॉइल से पास होना पड़ेगा, तभी तो वो गर्म रख पाएगा ना इस सरफेस को। तो हीटिंग कॉइल से पास होना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग कॉइल और स्टीम कॉइल, है ना। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कॉइल लगा दीजिए या स्टीम कॉइल लगा दीजिए, आपको कुछ गर्म करने के लिए, इस सरफेस को गर्म करने के लिए लगाना पड़ेगा। ड्यूरिंग सच ए प्रोसेस द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेन कांस्टेंट बट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, इस पूरा प्रोसेस में जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं करेगा। ड्यूरिंग सच ए प्रोसेस द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेन कांस्टेंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, बट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर राइजेस, लेकिन जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। जैसे ये इसका जो यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ के कितना होगा, T ड्राई बल्ब 2 होगा, बट ये इससे ग्रेटर नहीं होगा, सरफेस के टेम्परेचर से बड़ा नहीं होगा, बट इनलेट टेम्परेचर से बड़ा हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ अवर सेंसिबल हीटिंग। जैसे ही हम लोग सेंसिबल हीटिंग पढ़ें तो इस पूरा सेंसिबल हीटिंग को जांचने के लिए कि आखिर ये सेंसिबल हीटिंग कितना इफ़िशियंट है, ये जानने के लिए हम लोग को एक फैक्टर है जिसकी मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए आता है एक बाईपास फैक्टर, है ना, जिसको शॉर्ट में हम लोग BF कहते हैं, इसको हम लोग बाईपास फैक्टर बोलते हैं। फॉर द प्रोसेस इज़ डिफाइंड, है ना, बाईपास फैक्टर फॉर द प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए जो बाईपास फैक्टर होता है उसके बारे में बोल रहा है कि जो बाईपास फैक्टर है वो क्या होता है। तो बाईपास फैक्टर मैं पहले समझा देता हूँ, फिर डेफिनेशन में जाता हूँ। तो बाईपास फैक्टर जो है वो क्या होता है, तो बाईपास फैक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, उसका रेशियो को हम लोग बाईपास फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, बाईपास फैक्टर को क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग बाईपास फैक्टर बोलेंगे। जैसे इसका टेम्परेचर मैंने बोला क्या सबसे ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा और इससे भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आउटलेट डिफरेंस, जो आउटलेट डिफरेंस है, जैसे T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 बाई में T3 माइनस T1, T3 माइनस T2 बाई में T3 माइनस T1, दिस इज कॉल्ड बाईपास फैक्टर। ओके, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं T ड्राई बल्ब 3 माइनस T2 बाई T ड्राई बल्ब 3 माइनस T1। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस, ये आउटलेट टेम्परेचर डिफरेंस बाई इनलेट टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड बाईपास फैक्टर। ओके, तो आउटलेट टेम्परेचर डिफरेंस और इनलेट टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बाईपास फैक्टर बोलेंगे। और इसका डेफिनेशन देखते हैं बाईपास फैक्टर का। फॉर द प्रोसेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कॉइल एंड लिविंग एयर टेम्परेचर। और ये जो T3 है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये किसका रेशियो है, डिफरेंस बिटवीन द मीन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कॉइल एंड लिविंग एयर टेम्परेचर। लिविंग एयर टेम्परेचर मतलब T ड्राई बल्ब 2 है, टू द डिफरेंस बिटवीन द मीन सरफेस टेम्परेचर एंड द इंटरिंग एयर टेम्परेचर। मीन सरफेस टेम्परेचर एंड इंटरिंग टेम्परेचर का डिफरेंस का रेशियो है बाईपास फैक्टर। ओके, तो बाईपास फैक्टर आपको समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला भी समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं सेंसिबल कूलिंग के बारे में। जैसा कि आपने सेंसिबल हीटिंग देखा है, सिमिलरली यहाँ पे सेंसिबल कूलिंग भी है। सेंसिबल कूलिंग बिल्कुल सेम एज डेट ऑफ सेंसिबल हीटिंग है। जैसे कि हम लोग सेंसिबल हीटिंग में एक कॉइल लगाए थे, जहाँ पे जो सरफेस को क्या है, गर्म करके रखा हुआ है सरफेस को। ठीक है, सेंसिबल हीटिंग जो है वो सरफेस को क्या है, गर्म करके रखा हुआ है। और सेंसिबल कूलिंग जो है वो क्या करेगा, कि सरफेस को ठंडा रखेगा, मतलब जो टेम्परेचर हम लोग को बीच में मिलेगा वो ठंडा रहेगा। जैसे यहाँ पे ये जो सरफेस है, इस सरफेस को ठंडा करेंगे तो यहाँ पे हीटिंग कॉइल के जगह में कूलिंग कॉइल लगाना पड़ेगा आपको, ताकि यहाँ जो टेम्परेचर मिलेगा आपको T3 वाला, वो टेम्परेचर कम हो। जैसे यहाँ T1 है, ये T3 है और ये T2 है, तो T1 ग्रेटर होगा T3 से और T2
स्मॉलर होगा T3 से, सॉरी स्मॉलर होगा T2, स्मॉलर होगा T1 से स्मॉलर होगा। क्यों? क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा ना, उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो तो कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कूलिंग कॉइल लगाया हुआ है, तो इसका जो T1 होगा उससे कम हो जाएगा T2, ठीक है। लेकिन T3 जो होगा वो इससे भी कम होगा, T1 से भी कम छोटा होगा और T2 से भी छोटा होगा। कौन? T3, ठीक है। और इसी को हम लोग सेंसिबल कूलिंग कहेंगे। सेंसिबल कूलिंग, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एयर अंडरगोज अ सेंसिबल कूलिंग वेन एवर इट पासिस ओवर ए सरफेस दैट इज एट ए टेम्परेचर लेस देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर। एयर अंडरगोज ए सेंसिबल कूलिंग, एयर सेंसिबल कूलिंग होगा कब होगा? वेन एवर इट पासिस ओवर ए सरफेस दैट इज एट ए टेम्परेचर, जब एयर को कहाँ से पास कर रहे हैं? एक ऐसा सरफेस से डैट इज एट ए टेम्परेचर लेस देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो किस टेम्परेचर में है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में है, ऑफ द एयर, बट ग्रेटर देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और वो किससे बड़ा होना चाहिए? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बड़ा होना चाहिए, है ना। जो सरफेस का टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बड़ा होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि वहाँ सेचुरेशन ना हो जाए, है ना, सेचुरेट ना कर जाए, कंडेंस ना हो जाए एयर, इसीलिए वहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बड़ा रखने के लिए बोला गया है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंसिबल कूलिंग कैन बी अचीव्ड बाय पासिंग द एयर ओवर द कूलिंग कॉइल लाइक इवोपरेशन कॉइल ऑफ द रेफ्रिजरेटर साइकिल। जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसका जो इवोपरेटर कॉइल है, उसी तरीके का कॉइल का यूज़ करके वहाँ पे हम लोग कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रीमेन कांस्टेंट। इस पूरा प्रोसेस में जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट होता है एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होगा बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर मैं इसका बाईपास फैक्टर का बात करूंगा तो द टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग बाईपास का फैक्टर कहते हैं। और ये जो होगा, जो हायर टेम्परेचर होगा, मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा किससे? T3 से, तो T2 माइनस T3 बाई में T1 भी बड़ा होगा T3 से, तो T1 माइनस T3, तो T2 माइनस T3 बाई में T1 माइनस T3। तो यहाँ से आप बाईपास फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक बाईपास फैक्टर आप आसानी से निकाल चुके हैं। तो यहाँ तक आपको सेंसिबल कूलिंग तक कोई भी दिक्कत नहीं है। होप आप समझ गए होंगे कि मिक्सिंग ऑफ एयर स्टीम होता है तब क्या होता है, सेंसिबल हीटिंग कैसे होता है और सेंसिबल कूलिंग कैसे होता है। तो आज 3 प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो कूलिंग डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ये 4 बच गया है आपका। कूलिंग डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग डीह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल घबराने का कोई बात नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग।